नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड याद है आपको? आज से 2 साल पहले एक मामले का भंडाफोड़ हुआ था, जिससे ये पता चला था कि वहाँ जो बालिका गृह है मुजफ्फरपुर में, उसमें रहने वाली बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा है। और यौन शोषण करने वाले लोग समाज के प्रभावशाली लोग थे, और जो संचालक थे उस बालिका गृह के, उनके सहमति से यह सब होता था। वो खुद भी इसमें शामिल थे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच की और सारे मामले सामने आए। उसमें जो उसके संचालक थे ब्रजेश ठाकुर, उनके समेत कई लोगों को सज़ा भी हुई। वो लोग अभी जेल में हैं, मगर सीबीआई अभी जांच कर रही है। सीबीआई ने उस जांच के दौरान कई अनुशंसाएं सरकार को भेजी थी, बिहार सरकार को। उस केस की क्या स्थिति है और सीबीआई ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उस पर बिहार सरकार ने क्या कार्रवाई की, क्या बदलाव आया बालिका गृहों के संचालन के नियमावली में या उसके तौर तरीक़ों में, या जो दूसरे रिमांड होम हैं उनके रख रखाव में क्या कुछ बदलाव आया, इस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष कुमार जी। संतोष कुमार ही उस केस के पिटिशनर थे जो इन्होंने पीआईएल किया था पटना हाई कोर्ट में, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया था। और उस आदेश के बाद सीबीआई ने जांच की और सारे मामले का रहस्योद्घाटन हुआ था, सारा मामला सामने आया था। तो संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी उस केस की क्या स्थिति है? अभी कहाँ कार्रवाई हो रही है, क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था, तो वहाँ की क्या स्थिति है? पटना हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही थी सीबीआई के। उसके बाद मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट उसको सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसमें आपको मालूम ही होगा, जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से जो मुख्य अभियुक्त, अब तो आरोपी ने, अब तो अभियुक्त है क्योंकि उनको सजा मिल चुकी है। तो ब्रजेश ठाकुर सहित 19 लोगों को सजा हुई, जिसमें से 6 लोगों को जो सजा हुई आजीवन उनको जेल में रहना पड़ेगा। ये नहीं जो 20 साल जेल, उनकी आखिरी जो सांस निकलेगी अब जेल में निकलेगी। यानी आजीवन कारावास की सजा। आजीवन कारावास का कई बार होता है ना, जो 20 साल में आजीवन कारावास है तो 15 साल में आपको मिल गया छुट्टी वगैरह ऐड कर, वो नहीं, उनको आखिरी सांस तक रहनी पड़ेगी। कुछ लोग ब्रजेश ठाकुर तो पटियाला जेल में, पंजाब में। उसकी दादागिरी कहिए, उसकी दबाव कहिए, उसका वहां पे पकड़ कहिए, उसके वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से उसको शिफ्ट किया था पटियाला जेल में। और मुजफ्फरपुर में जो ये ट्रायल चल रहा था, मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साकेत कोर्ट को ट्रांसफर किया गया। और साकेत कोर्ट को भी आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 6 महीने के अंदर आप ट्रायल पूरा करके इस पे आप अपना फैसला सुना। और साकेत कोर्ट ने भी 2-3 बार फैसले में डेट आगे बढ़ी, लेकिन फाइनली साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसमें 19 लोगों को सजा हुई। 19 लोगों में सजा हुई। आप उसमें ये देखें, जो गवर्नमेंट का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का बड़ा पदाधिकारी, तो उसको भी आजीवन कारावास हुई है। नहीं तो वो तो हो गया, तो अभी क्या स्थिति है? सीबीआई जांच कंप्लीट हो गई, केस बंद हो गया या कुछ और हो रहा है? तो उसमें एक और बात बताओ, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के अलावा 16 और शेल्टर होम का, क्योंकि 110 शेल्टर होम का इसने ऑडिट किया था, जिसमें से 6 के अलावा 6 को सही पाया था, 104 में गड़बड़ियां पाई थी। 110 में से 104 में गड़बड़ियां पाई थी, और उसमें से 17 का ग्रेव कंसर्ट था, जिसमें मुजफ्फरपुर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 16 अन्य शेल्टर होम को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश दिया था। तो अभी पिछले जो आखिरी सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई ने अपना एफिडेविट फाइल किया है, उसमें अपने कुछ एम्प्लॉय को रिलीव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लिया। वो कब हुई थी सुनवाई? 3-4 माह इससे पहले हुआ था। आपको 3-4 माह हो गया, कोरोना से पहले एक अच्छा जी। उसमें उन्होंने आदेश लिया जो अपने एम्प्लॉय को, और साथ साथ उन्होंने एफिडेविट में जिस बात पे गौर करने वाली बात है, जो 17 शेल्टर होम में से कुछ को उन्होंने चार्जशीट फाइल किया, कुछ पे एफआईआर किया, कुछ पे एविडेंस के अभाव में उन्होंने उनको क्लोज किया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है, उसका क्लोज नहीं हुआ। एक बात तो वो नोटिस करने वाली है। नहीं तो ये महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में तो 19 लोगों को सजा हो गई, तो फिर अब इन्वेस्टिगेशन किस चीज की हो रही है? इन्वेस्टिगेशन क्योंकि उसका लिंक आगे तक होगा ना। अब सीबीआई को या तो इंडिकेट्स मिले होंगे जो उसका सिर्फ मुजफ्फरपुर तक नहीं, मुजफ्फरपुर से बाहर तक उसका कहाँ लिंक है, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन अभी क्लोज नहीं हुआ है टेक्निकली।
दूसरी बात, इन्होंने तमाम पूरे बिहार का जो करीब करीब 17 शेल्टर होम का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें करीब 2 दर्जन आईएएस जो अलग अलग उस पीरियड्स में जो डीएम रहे हैं और जो आईएएस, उन करीब 2 दर्जन आईएएस पे सीबीआई ने एक्शन लेने के लिए, डिपार्टमेंटल का ये एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए बिहार सरकार को रिकमेंड किए हैं सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के बाद। और उनके करीब 70 जो अधिकारी हैं पूरे विभाग के नीचे से लेकर ऊपर तक, उस पर एक्शन लेने के लिए सीबीआई ने कहा। और उसके बाद जो शेल्टर होम चला रहे हैं तो उनको इन पर्सन को ब्लैकलिस्टेड करने के लिए, संस्था ही नहीं, क्योंकि कई बार एक आदमी ज्यादा रजिस्टर्ड कर लेता है। आप देखते होंगे जो कई एजेंसी है, एजेंसी में हमारा उस संचालक से जुड़ी जितने संस्थाएं हैं किसी को काम नहीं मिलेगा और उसको ब्लैकलिस्टेड किया जाए। अब नहीं किसी में नहीं कर सकेगा व्यक्ति को ब्लैकलिस्टेड करने के लिए। एनआईए का नया जो एक सिक्योरिटी एक्ट आया, तो वो पहले होता था अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप बनाते थे, अब वो और इस नाम से नहीं उस नाम से, तो अब उन्होंने नया आया तो कहा उस पर्सन को ब्लैकलिस्ट है, वो पर्सन अब कोई नहीं खोल सकता है। तो इसी तरह इसमें इन्होंने उस पर्सन को ब्लैकलिस्टेड करने के लिए रिकमेंड किया है, पर्सन को भी, आईएएस को भी और इनके विभाग के पदाधिकारियों पे भी, और इनको चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी। यानी आप 3 महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। एक कि 16 आईएएस अधिकारियों पर, 2 दर्जन करीब आईएएस, 2 दर्जन आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए बिहार सरकार को सीबीआई ने अनुशंसा की है। बिल्कुल। दूसरी कि जो एनजीओ संचालित कर रहे थे रिमांड होम, उनको ब्लैकलिस्टेड करने के लिए कहा है। और सिर्फ एनजीओ को ही नहीं, उनके जो संचालक हैं उनको पर्सनली ब्लैकलिस्टेड किया जाए, ताकि उनके नाम से अब भविष्य में कोई कारोबार नहीं चलेगा। और तीसरा एक जो इनके विभाग के जो करीब 70 समाज कल्याण विभाग के जो नीचे से ऊपर तक, उस पर कार्रवाई करने के लिए सीबीआई ने कहा है। इसमें क्या स्थिति हुई? कार्रवाई हुई किसी पर? कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई, कोई कार्रवाई बिहार सरकार ने अपने। अब आप यही देखें, यदि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में करे, तो इससे बड़ी जांच एजेंसी में सीबीआई से कोई बड़ी जांच एजेंसी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई न्यायिक संस्था नहीं है। तो भारत के सबसे बड़ी न्यायिक संस्था के अंदर निगरानी में भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जांच कर रही है, और उसके बाद उनको कह रही है इस पे आप कार्रवाई करने के लिए बिहार सरकार उस पर कुंडली मार के बैठी है। बिहार सरकार ने, आपने देखा है किसी पदाधिकारियों पे अपने डिपार्टमेंटल कोई एक्शन लिया है? बालिका गृहकांड सिर्फ मुजफ्फरपुर, पटना तक, बिहार तक नहीं, पूरे दुनिया में भारत का नाम कलंकित किया है। बिहार का नाम कलंकित किया है बालिका गृहकांड ने। उसमें इनके जो तमाम पदाधिकारी, तमाम जो संस्थाएं थी और तमाम जो लोग थे, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये देख लीजिए बिहार सरकार के काम करने की शैली क्या है। सरकार ये कहती है, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस है, कोई अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और महिला सशक्तिकरण पर उनका खासा ध्यान है, बहुत ज़्यादा जोर है, और महिलाओं के वजह से ही वो अभी फिर से सत्ता में आए भी हैं। मगर सरकार क्या कर रही है? जो लोग इन्वॉल्व हैं बलात्कार में, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार में, यौन शोषण में, वैसे महिलाएं जो रह रही हैं रिमांड होम में, जो बच्चियां रह रही हैं रिमांड होम में, उसकी देख रेख का जिम्मा जिन पर है, वो लोग इसमें संलिप्त हैं। सीबीआई ने सरकार से अनुशंसा की 2 दर्जन के लगभग आईएएस अफसरों के खिलाफ कि इन पर कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे मामलों में वो या तो लापरवाही उन्होंने की या उनकी संलिप्तता रही है। मगर सरकार ने 1 साल से ऊपर हो गया, अगर हम कहें कि लगभग 1.5 साल हो गया, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई 1.5 साल में। दूसरे कि समाज कल्याण विभाग के 2.5-3 दर्जन अफसरों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए सीबीआई ने अनुशंसा की, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो एनजीओ रिमांड होम संचालित कर रहे हैं उनको ब्लैक लिस्टेड करने की, उनके संचालकों का नाम काली सूची में डालने की अनुशंसा की, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये तब है ये हालत जब सुप्रीम कोर्ट इस केस की निगरानी कर रही है। गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट इस केस की निगरानी कर रही है, उसके बावजूद ये हालत है कि सीबीआई के अनुशंसा का पालन नहीं हुआ। 1.5 साल हो गए, सरकार सोई हुई है, सरकार का काल पूरा हुआ, दोबारे वो चुन के आई, न सुप्रीम कोर्ट इसकी सुध ले रहा है, न सरकार को कोई चिंता है। इस राज्य में बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, और उसी के वोट पर ये जीत करके सरकार आई है। संतोष जी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। उसमें ये बात और ऐड करना चाहेंगे जो आपने कहा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बालिका गृहकांड जब प्रकाशित हुआ था, 2 महीने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पूरे उनके विभाग के पदाधिकारी प्रिंसिपल, उसमें उन्होंने कहा था जो सारे बालिका गृह माने जितने भी शेल्टर होम, बिहार सरकार खुद उसको अपने भवन में स्वयं चलाएगी। अभी भी संस्थाएं वही चला रही है, बच्चों की हालात में कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप
आपने जो 2.5 साल हो गए, आपने खुद कमिटमेंट किया है जो हम इसको खुद टेक ओवर करेंगे सारे शेल्टर होम को, तो अब उस शेल्टर होम को टेक ओवर करने में क्या आपको दिक्कत है? आप क्यों नहीं टेक ओवर कर रहे हैं? और टेक ओवर नहीं करने से तो स्थिति तो वही बनी हुई है ना, बच्चों की तो स्थिति में बहुत बदलाव नहीं आया है। नहीं आया, नहीं ये आया। तो बहुत भयावह स्थिति है। बहुत ही भयावह स्थिति। जब सरकार नहीं काम करे, जब कोर्ट सुनवाई नहीं करे, कोर्ट उस पर ध्यान नहीं दे, तो आखिर पीड़ित जाएगा कहाँ? और उसके बाद देखिए, इसकी जो मंजू वर्मा थी, इनकी जो मंत्री जो जेल गई थी और सिटिंग मिनिस्टर की मंत्री उनकी पद गया, उसके बाद भारत में बहुत कम ऐसा आपको देखने को मिला होगा जब मंत्री की अरेस्ट नहीं कर रही थी बिहार पुलिस, नहीं कर रही थी या नहीं कर पा रही थी। कार्टून आता था क्या, जो मंत्री उन्हीं के पीछे छुपे, उनके कुर्सी के नीचे छुपे और पुलिस चारों तरफ खोज रही है। उसके बावजूद भी जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होंगे, इस तारीख तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो फिर उनको जाकर के कुर्की जब्ती हुई। कुर्की जब्ती, उनको वाकई में उनका खिड़की तोड़ा गया, उनका वाकई में दरवाजा तोड़ा गया, ये हालत। और उसके बाद उस मंत्री को आपने टिकट दिया। मतलब आपको क्या, आप अपने कोई ये तो नहीं कहता जो आप दूसरे को टिकट दे, आप अपने कार्यकर्ता को दे, आप इससे मैसेज क्या देना चाहते हैं? क्या देना चाहते हैं? किस सूचना का, राजनीति में किस सूचना का मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या जनता आपसे क्या अपेक्षा करेगी? क्या मंजू वर्मा को, यदि मंजू वर्मा जीत जाती, शुक्र है जो मंजू वर्मा 40,000 वोट से हारी है और उसका जरूर इस बालिका गृह का जरूर प्रभाव पड़ा, नहीं तो 40,000 वोट से हारना अपने आप में बड़ी बात है। यदि जीत जाती तो मेवालाल चौधरी की तरह अभी भी वो भी मंत्री बनती, बिल्कुल मंत्री बनती। मेवालाल चौधरी का हटना 3 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो आपको, ऐसा कोई घटना नहीं था जो पहले से उनको मालूम नहीं था, या मंजू वर्मा के बारे में उनको ऐसा कुछ भी नहीं तो मालूम नहीं था। तो आप इस तरह के लोगों को आप विक्टिम नहीं बनाते, उसको आप प्रोटेक्शन देते हैं। जो एक गांव में कहावत है, चल जा बेटा सूली पर खड़ा करेगा राम। तो इनका जो, इनको आप करते थे, आप जो कर्म करना है कीजिए, मैं आपको प्रोटेक्शन के लिए हूं। तो आप तो ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप अपने ना तो पदाधिकारी पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, ना अपने डिपार्टमेंट ऑफिसर पे कार्रवाई कर रहे हैं, ना आप उन संस्थाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं, ना संस्था चलाने वाले लोगों पे आप ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं। तो करना क्या चाहते हैं? यानी सरकार लिपापोती में लगी हुई है कि जितना हुआ हुआ, अब उसके बाद लीप पोत के बराबर कर दिया जाए। लिपापोती तो तब जब ये लिपापोती, अब तो सीबीआई ने कहा है एक्शन लेने के लिए, आप एक्शन नहीं लेकर के लिपापोती नहीं कर रहे हैं। नहीं तो वैसे ही फाइल पड़ी रह जाएगी, फाइल वैसे ही पड़ी रह जाएगी और फिर धूल जमती जाएगी उस पर। हम जैसे लोग और भी लोग हैं, जब तक उनके पीछे नहीं तो तक कार्रवाई चलती है। तो इससे तो जो भ्रष्ट और करप्ट लोग हैं, जो व्यभिचारी अधिकारी हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। बिल्कुल मनोबल बढ़ेगा। और ये न्याय का माहौल भी है। माहौल क्या, इससे ज्यादा भद्दा मजाक क्या होगा? जो भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, वो आपको बोलता है जो आप अपने विभाग के पदाधिकारियों पे कार्रवाई करें, उन तमाम व्यक्तियों को ब्लैक लिस्टेड करें और आप अपने आईएएस पदाधिकारियों पे कार्रवाई करें और कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत गंभीर बात है और सबकी चिंता का विषय होना चाहिए कि सरकार कैसे काम कर रही है, उसके अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, सीबीआई की अनुशंसा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो व्यभिचारी और दुराचारी अधिकारी और कर्मचारी हैं बिहार सरकार में, उनको बचाने की कोशिश हो रही है, ये संतोष कुमार जी का कहना है। और संतोष कुमार उस केस के पिटिशनर हैं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के। इन्हीं की पहल पर सीबीआई की जांच का आदेश दिया था पटना हाई कोर्ट ने, और वो जांच हुई और अभी तक ये केस कहाँ तक पहुंचा, ये इन्होंने विस्तार से जानकारी दी। अब आगे फिर से एक बार लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और संतोष कुमार जी उसके लिए लगे हुए हैं कि इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जाए। एक भी दुराचारी, एक भी व्यभिचारी जिसने उन लड़कियों का शोषण किया है, जिसने उन्हें खून के आंसू रुलाए हैं, वो बचे नहीं। अभी इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर अगली हियरिंग होगी तो संतोष कुमार जी ये तमाम तथ्य कोर्ट में रखने वाले हैं। हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि वो जागे और कार्रवाई करें उन अफसरों पर जिसका नाम सीबीआई ने दिया है सरकार को, और उन कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो समाज कल्याण विभाग के, जो सीबीआई ने जिनकी नाम भेजी है सरकार के पास, अनुशंसा की है। और उन एनजीओ को काली सूची में डाला जाए, एनजीओ के संचालकों का नाम काली सूची में डाला जाए, ताकि फिर कोई ऐसा गलत काम करने की हिम्मत न करे, जुर्रत न करे इस बिहार में। हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है। संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।